नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से वकालत से संबंधित, विधि से संबंधित कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। इसी दौरान हमने पिछले एपिसोड में बेनामी संपत्ति और बेनामी संव्यवहार के बारे में चर्चा और परिचर्चा की थी। हमने यह भी देखा था कि बेनामी संपत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1988 में किस प्रकार से बेनामी संव्यवहार, बेनामी ट्रांजैक्शन और बेनामी संपत्ति को परिभाषित किया गया है। मित्रों, आपको बताते चलें कि बेनामी संपत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1988 की धारा 2 उपधारा 8 के अंतर्गत बेनामी संपत्ति को परिभाषित किया गया है और इसी अधिनियम की धारा 2 और उपधारा 9 के अंतर्गत बेनामी संव्यवहार को परिभाषित किया गया है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो संपत्ति किसी बेनामी संव्यवहार की विषय वस्तु होती है और जिसमें इस संपत्ति से जुड़े आगम भी सम्मिलित होते हैं, वो बेनामी संपत्ति कहलाती है। तो मित्रों, बेनामी संपत्ति और बेनामी संव्यवहार के बारे में जानने के लिए मेरा पिछला वीडियो आप जरूर देखें। चलिए, आज हम बात करते हैं कि आखिर बेनामी संपत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1988 में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मित्रों, आपको याद होगा वर्ष 2016 में ही केंद्र सरकार के द्वारा एक क्रांतिकारी योजना लागू की गई थी। वो योजना थी नोटबंदी की, यानी कि एक मुख्य तारीख को रात को 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि 500 और 1000 की नोट हैं, करेंसी है, वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। यानी कि 8 नवंबर 2016 के बाद जो भी 500 और 1000 रुपए के जो नोट होंगे वो लीगली वैलिड नहीं होंगे। दोस्तों, इस नोटबंदी योजना का परिणाम ये निकला कि काला धन जमा करने वाले धन कुबेरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि उनका हजारों लाखों करोड़ का जो काला धन था वो एक स्टेटमेंट से ही मिट्टी में मिल गया। उनको हजारों लाखों करोड़ के काले धन की हानि हुई। इसलिए मित्रों, इस काले धन के कारोबार को रोकने के लिए जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने नोटबंदी लागू की और 500 और 1000 के नोट को लीगली टेंडर के लिए अवैध घोषित कर दिया, उसी प्रकार दूसरा कदम उठाते हुए इन्होंने बेनामी संपत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1988 में संशोधन भी किया। जी हाँ दोस्तों, अब ये हम देखते हैं कि पूरा संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार से निभाई गई। तो मित्रों, आपको बताते चलें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी लेन देन निषेध संशोधन विधेयक को 20 जुलाई 2016 को मंजूरी प्रदान की और लोकसभा के द्वारा इस विधेयक को 27 जुलाई 2016 में पारित किया गया और राज्यसभा के द्वारा इस विधेयक को 2 अगस्त 2016 में मंजूरी प्रदान कर दी गई। तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित होने के पश्चात यह राष्ट्रपति के पास पहुंचा और राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद ये एक कानून बन गया, ये एक अधिनियम बन गया और 1 नवंबर 2016 को बेनामी लेन देन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016 लागू किया गया। जी हाँ मित्रों, परंतु अभी जो विधिक समाचार हमको प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने बेनामी संपत्ति प्रतिषेध अधिनियम, जिसे हम बेनामी लेन देन प्रतिषेध अधिनियम भी कहते हैं, 19 इस जो संशोधन से पूर्व का अधिनियम था, यानी बेनामी संपत्ति प्रतिषेध अधिनियम कह लीजिए या बेनामी लेन देन प्रतिषेध अधिनियम 1988 कह लीजिए, इसकी जो धारा 3 उपधारा 2 थी उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसी प्रकार इसकी धारा 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। और मित्रों, आपको ये बताते चलें कि ये जो धाराएं हैं ये दंडात्मक प्रावधान करती हैं, यानी कि यदि कोई व्यक्ति बेनामी संपत्ति के लेन देन में प्रवेश करता है
तो उसके लिए दंड का प्रावधान इस धारा 3 उपधारा 2 के अंतर्गत किया गया है और धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। वैसे दंडात्मक प्रावधान तो पूरे धारा 3 के अंदर जितने भी उपधाराएं हैं उसमें किसी न किसी रूप से की गई है, परंतु इनको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्यों किया गया, इसके बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये मामला क्या था। मित्रों, ये मामला जो था वो कलकत्ता उच्च न्यायालय में के समक्ष आया था। जी हाँ, कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष आया था ये मामला, जिसमें इन 2 धाराओं को असंवैधानिक पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने घोषित किया, उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो ऑब्जर्वेशन था उसको कंफर्म किया सर्वोच्च न्यायालय ने। तो इसके पहले हम देख लेते हैं कि दंडात्मक प्रावधान वास्तव में है क्या। चलिए, तो धारा 3 की उपधारा 1 कहती है कोई भी व्यक्ति किसी बेनामी लेन देन में प्रवेश नहीं करेगा, यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को बेनामी लेन देन, बेनामी ट्रांजैक्शन में प्रवेश करने से रोकती है, डायरेक्टली प्रोहिबिट करती है, रिस्ट्रेन करती है कि कोई भी व्यक्ति बेनामी संपत्ति के लेन देन में या बेनामी समव्यवहार में प्रवेश नहीं करेगा। इसकी धारा 3 की उपधारा 2 क्या कहती है मित्रों, कि जो भी बेनामी संपत्ति के लेन देन में प्रवेश करता है और ये साबित हो जाता है कि ये संपत्ति बेनामी लेन देन की है, तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना का दंड दिया जा सकता है, या फिर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। मित्रों, संशोधन के पश्चात ये जो दंडात्मक प्रावधान है 3 वर्ष तक के कारावास की सजा, इसको बढ़ा के 7 वर्ष कर दिया गया। यानी बेनामी लेन देन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016 में ये जो कारावास की सजा थी पहले 3 वर्ष थी, उसको बढ़ा के 7 वर्ष कर दिया गया। और यही नहीं, इसमें जुर्माने का जो प्रावधान था उसको भी निश्चित किया गया। इसमें यह बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति लेन देन बेनामी समव्यवहार में प्रवेश करता है, बेनामी संपत्ति खरीदता है या बेचता है, तो उस व्यक्ति को उस संपत्ति को खरीदने में जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट की वैल्यू का 25% जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो 25% एग्रीमेंट वैल्यू का 25% उसको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो मित्रों, ये था संशोधन के पश्चात धारा 3 उपधारा 2 के दंडात्मक प्रावधान। इसी की धारा जो हमारी धारा 3 है उसकी उपधारा 4 बताती है कि मित्रों, ये जो अपराध है बेनामी संपत्ति के लेन देन का जो अपराध है, बेनामी समव्यवहार करने का जो अपराध है, वो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल होता है, यानी कि असंज्ञेय और जमानतीय अपराध के रूप में शामिल किया गया है। मित्रों, यहाँ पे यह भी बताया गया है कि यदि सरकार को किसी बेनामी संपत्ति किसी संपत्ति के ऊपर शक हो जाए कि ये बेनामी लेन देन की बेनामी समव्यवहार का एक विषय वस्तु है, क्योंकि जिस स्रोत से प्राप्त किए गए पैसे से ये संपत्ति खरीदी गई है उसे आईटी रिटर्न में नहीं दिखाया गया है, तो ये बेनामी संपत्ति होने का संदेह प्रकट करती है। क्योंकि जब आईटी रिटर्न में आप दिखा देते हैं स्रोत संपत्ति को खरीदने का, तो वो ज्ञात स्रोत हो जाता है और उस पर आप टैक्स भी देते हैं नियम के अनुसार। परंतु यदि आईटी रिटर्न वगैरह में आप नहीं दिखाते हैं और आप ऐसे पैसे से उस जमीन को या उस संपत्ति को खरीदते हैं जिसका आईटी रिटर्न में कोई उल्लेख नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने कर वंचना यानी कि टैक्स की चोरी करने के लिए इस पैसे का आईटी रिटर्न में उल्लेख नहीं किया गया है, और इसलिए ये अज्ञात स्रोत से प्राप्त किया गया पैसा है जो संपत्ति को बेनामी संपत्ति बनाने के लिए पर्याप्त होता है। और यदि ऐसा सरकार को या जो जांच एजेंसियां हैं जैसे इनकम टैक्स है,
या इस प्रकार की जो एजेंसियां बनी हुई हैं उनको शक हो जाता है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं और आपको 90 दिनों के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने पड़ेंगे, ये साबित करने के लिए कि ये हिस्सा बेनामी ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, इसी संशोधन के पश्चात धारा 5 के अंतर्गत बेनामी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। हालांकि 1988 की जो अधिनियम है उसमें भी धारा 5 के अंतर्गत बेनामी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया था। अब आते हैं उस मसले पर जो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पास किया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक मामले में पास किया था। तो मित्रों, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास एक मामला आया जो निचली अदालत से होता हुआ उनके पास आया था सॉल्यूशन के लिए। ये मामला था गणपति डिलकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत सरकार, एपीओ नंबर 8 अब 2016, यानी एपीओ नंबर 8 अब 2016। इसके पक्षकार थे गणपति डिलकॉम प्राइवेट लिमिटेड और भारत सरकार। इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस आईपी मुखर्जी और जस्टिस मोहम्मद निजामुद्दीन की डिवीजन बेंच ने मित्रों दिनांक 12 दिसंबर 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह बताया कि बेनामी संव्यवहार संशोधन अधिनियम 2016 के प्रावधान रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, पूर्वव्यापी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? मित्रों, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये हो गया कि जो अधिनियम 1 नवंबर 2016 को लागू हुआ उसके प्रावधान 1 नवंबर 2016 से पहले के किए गए ट्रांजैक्शंस पर भी लागू होंगे और 1 नवंबर 2016 के अधिनियम के तहत ही दंडात्मक प्रावधान लागू करके दंड दिया जा सकता है। परंतु कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह बताया कि जो संशोधन अधिनियम 2016 का है बेनामी संव्यवहार के बारे में, उसके जो प्रावधान हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं रखते हैं। यानी कि 1 नवंबर 2016 को जो अधिनियम पारित किया गया है वो उसके जो प्रावधान हैं 1 नवंबर 2016 के पूर्व के ट्रांजैक्शन पर भले ही वो बेनामी हो लागू नहीं हो सकते। इसके पीछे रीजन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह बताया कि भाई बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016 में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है जिसके तहत ये पता चले कि बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016 1 नवंबर 2016 से पूर्व के हुए ट्रांजैक्शन पर भी लागू होगा। जी हां, इस तरह का कोई भी लिखित प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं दिया गया है। इसलिए धारा 3 और उपधारा 2 के अंतर्गत जो दंडात्मक प्रावधान दिए गए हैं वो 1 नवंबर 2016 से पूर्व के ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होंगे, ये आर्बिट्रेरी हैं। दूसरा इन्होंने क्या बताया रीजन? अब यहां पे 1 नवंबर 2016 की बात क्यों आ रही है दोस्तों? क्योंकि 1 नवंबर 2016 को ही बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016 लागू हुआ था। अब इसका दूसरा रीजन क्या था? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने क्या बताया? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह बताया कि ये जो संशोधन करके दंडात्मक प्रावधान दिए गए हैं ये संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन करते हैं। अब 20(1) क्या कहती है? अनुच्छेद 20(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 20(1) ये कहता है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप लगाया गया है तो अपराध करने के दौरान जो अधिनियम लागू है और जिसके अंतर्गत उस अपराध की सजा का प्रावधान दिया गया है तो उस अधिनियम के अंतर्गत उस सजा के प्रावधान के अनुसार ही सजा उस व्यक्ति को अपराध के लिए दिया जा सकता है, उससे अधिक की सजा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे मेन जो मुद्दा है वो ये है कि अपराध करने के दौरान
जो अधिनियम लागू है और उस अधिनियम के अंतर्गत उस अपराध की सजा मुकर्रर की गई है तो उस सजा से ज्यादा सजा उस व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। और यही वजह है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016 के प्रावधान, जो कि 1 नवंबर 2016 को लागू हुए थे, 1 नवंबर 2016 से पूर्व में किए गए ट्रांजैक्शन के ऊपर लागू नहीं होंगे, ऐसा बताया और इससे इस धारा और उपधारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। जी हाँ मित्रों, तो ये था कलकत्ता उच्च न्यायालय। मित्रों, कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया किसने? भारत सरकार ने। और स्पेशल लीव सिविल पिटीशन नंबर 2784 ऑफ 2020 में एक सिविल अपील फाइल की गई जिसका नंबर था सिविल अपील नंबर 5783 ऑफ 2022। इस अपील को फाइल करके कलकत्ता उच्च न्यायालय के दोनों ऑब्जर्वेशंस को चुनौती दी गई, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने भी सभी पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संशोधन अधिनियम 2016 का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए जो ऑब्जर्वेशन दिया, जो फाइंडिंग्स दी दोस्तों, वो इस प्रकार है कि असंशोधित 1988 अधिनियम की धारा, असंशोधित मतलब बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988, तो इसकी धारा 3 की उपधारा 2 स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंवैधानिक घोषित किया जाता है। तदनुसार संशोधित अधिनियम 2016 के अधिनियम की धारा 3(2) भी असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन करती है। तो अनुच्छेद 20(1) क्या कहता है, ये हमने अभी कुछ देर पहले ही चर्चा और परिचर्चा की थी। तो ये बताया इन्होंने कि ये जो धारा 3 की उपधारा 2 है ये आर्बिट्रेरी है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। तो चूंकि 1988 की धारा 3 और की उपधारा 2 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, इसलिए संशोधित अधिनियम 2016 में भी जो धारा 3 और उपधारा 2 है वो असंवैधानिक होगी। इसके पश्चात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? संशोधित 2016 के संशोधन अधिनियम से पहले 1988 के असंशोधित अधिनियम की धारा 5 के तहत जब्ती के प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंवैधानिक था। यानी कि 1988 में धारा 5 के अंतर्गत जो जब्त करने का प्रावधान दिया गया था, बेनामी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान दिया गया था, वो आर्बिट्रेरी था, इसलिए वो असंवैधानिक था। अब मित्रों, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया? 2016 का संशोधन अधिनियम केवल प्रक्रियात्मक नहीं था बल्कि निर्धारित रूप से मूल प्रावधान था। प्रक्रियात्मक और मूल प्रावधान यानी कि ये अधिनियम में जो प्रावधान किए गए वो पहले के किसी प्रावधान की प्रक्रिया के स्वरूप नहीं किए गए बल्कि मूल रूप से प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए हैं। मूल मतलब जड़ से जुड़े हुए प्रावधान जो प्रथम बार दिए गए हैं वो इसके अंतर्गत हैं। उसके बाद इन्होंने कहा 2016 के अधिनियम की धारा 5 के तहत जब्ती के प्रावधान में प्रकृति में दंडात्मक होने के कारण केवल भावी रूप से लागू किया जा सकता है, पूर्वव्यापी रूप से नहीं। इनका कहने का मतलब था कि धारा 5 बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 5 के अंतर्गत जो बेनामी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है ये मूल रूप से दंडात्मक प्रावधान है। और चूंकि ये एक अधिनियम जो है वो 1 नवंबर 2016 को लागू हुआ है, इसलिए 1 नवंबर 2016 के बाद जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी संव्यवहार, उन्हीं पर ये लागू होगी। 1 नवंबर 2016 से पूर्व के किसी भी
ट्रांजैक्शन पर ये लागू नहीं होगा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका नहीं होगा, केवल फ्यूचरिस्टिक इफेक्ट होगा। तो मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि काला धन के कारोबार को रोकने के लिए बेनामी लेन देन प्रतिषेध अधिनियम 1988 में जो संशोधन किए गए थे, जो आवश्यक संशोधन किए गए थे बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुसार अपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। तो इनको पूर्णता प्राप्त करने के लिए और काला धन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ये आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है कि इसमें जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, उनको पूरा किया जाए, उन्हें दूर किया जाए और एक सशक्त बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध संशोधन अधिनियम लागू किया जाए, जिससे काले धन को पूरी तरह से रोका जा सके। तो मित्रों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक नई विषय वस्तु के साथ चर्चा और परिचर्चा करते हुए पाए जाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।